नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनधिमान वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन बात करेंगे कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट, कीमत उपभोग वक्र, प्राइस कंजप्शन कर्व पीसीसी तथा हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम पीसीसी यानी पीसीसी से मांग वक्र की व्युत्पत्ति के बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपन चलते हैं कीमत प्रभाव प्राइस इफेक्ट पर, लेकिन उससे पूर्व हम बात करेंगे मांग फलन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले चर जिनमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, इनकम, आदत, रुचि, फैशन, मौसम इत्यादि चर जिनके कारण मांग प्रभावित होती है। हम यहाँ केवल वस्तु की कीमत प्राइस के परिवर्तन का मांग मात्रा पर प्रभाव देखेंगे, बाकी अन्य जो वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे। उस आधार पर यहाँ देखें अन्य बातें समान रहने पर, कांस्टेंट रहने पर, जिनमें हम देखेंगे उपभोक्ता की आय, इनकम, रुचि, फैशन और अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, प्राइस में जो परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप जो वस्तु की मांग मात्रा है, क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे? कीमत प्रभाव कहेंगे, प्राइस इफेक्ट कहेंगे। यहाँ कीमत प्रभाव को अपन रेखा चित्र के अंतर्गत समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद आवश्यक है, जिनमें अपन चलते हैं। पहले जो ये बिंदु है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कीमत प्रभाव में उपभोक्ता की आय, इनकम में कोई क्षतिपूर्वक परिवर्तन, कॉम्पेंसेटिंग वेरिएशन नहीं किया जाता है। क्षतिपूर्वक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि इसके कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है, किसी प्रकार की कोई लॉस्ट नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं की जाती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हमें इसको समझें। जैसा कि हम जानते हैं जो रियल इनकम है, वास्तविक आय है, उसको लिखते हैं अपन W/P। ये W मौद्रिक आय है, P प्राइस है। मान लिया जाए उपभोक्ता की आय 1000 है और कीमत जो है वो है 5 रुपये। तो यहाँ जो वास्तविक आय होगी, रियल इनकम होगी, वो होगी 200। यदि यहाँ हम देखें कि कीमत प्राइस में वृद्धि हो जाए और ये 5 से बढ़कर 10 हो जाए, 10 हो जाए, तो यहाँ जो रियल इनकम होगी, वास्तविक आय होगी, वो निश्चित रूप से 100 होगी। अर्थात यहाँ रियल इनकम में क्या हुई है? कमी हुई है। किसके कारण? प्राइस में वृद्धि के कारण। तो इस प्रकार इस होने वाली जो क्षति है, नुकसान है, लॉस्ट है, उसकी किसी प्रकार से भरपाई नहीं की जाएगी। दूसरा, इस बिंदु के अंतर्गत हम देखें वस्तु की जो कीमत प्राइस है उसमें परिवर्तन या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ उपभोक्ता की जो संतुष्टि है, सेटिस्फिकेशन है, उसमें भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसे हम एक डायग्राम के अंतर्गत समझें, जिनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य देखें, जहाँ कीमत के परिवर्तन को हमने सचित्र डायग्राम के द्वारा देखा था। एक बार पुनः उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल अक्ष पर हम एक्स वस्तु को और यहाँ वाई वस्तु को, और ये ए बी है, ये बजट लाइन है जिसको कीमत रेखा अपन कहते हैं। ये कीमत रेखा हम किस प्रकार से प्राप्त की है उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी। और ये है इंडिफरेंस कर्व IC1, जो कि इसको ई बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और यहाँ उपभोक्ता का साम्य है, इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ कीमत में अगर कमी हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये बजट लाइन यहाँ AB1 स्थिति में आ जाएगी। यहाँ इसकी स्लोप में क्या हुई है? कमी हुई है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन का हमने स्लोप देखा था PX/PY, एक्स वस्तु की कीमत बटे वाई वस्तु की कीमत, और यहाँ एक्स वस्तु की कीमत में क्या हुई है? कमी हुई है, जिससे ये अनुपात क्या होगा? कम होगा। यहाँ हम देखें कि उपभोक्ता अब इस ई बिंदु पर साम्य की स्थिति में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि अब ये बजट लाइन कौन सी हो गई है? AB1 हो गई है। इसलिए ये ई पॉइंट इस बजट लाइन के अंतर्गत ये इसके बीच में आता है, और यहाँ वह दोनों वस्तुओं की कम मात्रा का प्रयोग करेगा, और यहाँ उसका इन वस्तुओं पर किए जाने वाला जो आय का, इनकम का हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि हमने यहाँ उपभोक्ता को रेशनल माना है, विवेकशील माना है, और एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को, संपूर्ण इनकम को खर्च करता है, न तो वो बचत करता है और न ही उधार लेता है। इसलिए निश्चित रूप से वो ऊंचाई पर स्थित
ऊपर स्थित जो इंडिफरेंस कर्व IC2 है उसके F बिंदु पर स्थित होगा। यहाँ संतुष्टि सेटिस्फिकेशन लेवल में भी क्या हुई है, परिवर्तन हुआ। और जैसा कि यहाँ इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं, जिसका निर्माण हमने वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें देखा था कि इंडिफरेंस कर्व है जिसमें एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व है, उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और इनका निर्माण उपभोक्ता के अधिमान, प्रेफरेंस तथा रुचि के दिए हुए होने पर किया जाता है, पहले से दिया हुआ है। और एक से अधिक जो इंडिफरेंस कर्व है वो उपभोक्ता के अधिमान क्रम प्रेफरेंस को, स्केल ऑफ प्रेफरेंस को दर्शाते हैं। यहाँ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कीमत में, प्राइस में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ हम तीन वस्तु देख रहे हैं। एक तो सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड्स है, जिसे श्रेष्ठ वस्तु, सुपीरियर गुड्स भी कहा जाता है। एक है तटस्थ वस्तु और एक गिफिन वस्तु। नॉर्मल गुड्स उस वस्तु को कहेंगे जिसमें कीमत में कमी के फलस्वरूप उसकी मांग, मात्रा, क्वांटिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। या फिर कीमत में कमी होने के कारण, कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। यानी कीमत और मांग मात्रा में यहाँ विलोम संबंध होगा क्वांटिटी में, या यूँ कहें यहाँ मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्रियाशील होता है, उसको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। श्रेष्ठ वस्तु भी कहते हैं, इसे हम आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट के तहत भी देखेंगे, जिसमें जहाँ उपभोक्ता की आय में परिवर्तन अर्थात उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होने पर इसकी वस्तु की जो उपभोग मात्रा है, क्वांटिटी में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वो वस्तु कौन सी होगी, श्रेष्ठ वस्तु होगी, सुपीरियर गुड्स होगी। फिर अपन बात करें तटस्थ वस्तु, जिसको उदासीन वस्तु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कीमत में या तो वृद्धि हो या कमी हो। तो ऐसी स्थिति में कीमत में या तो कमी या वृद्धि हो, परंतु इस पर जो वस्तु की मात्रा है, क्वांटिटी है, उस पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कांस्टेंट रहे, ऐसी स्थिति में वस्तु कौन सी होगी, तटस्थ होगी। फिर बात करें गिफिन, तो गिफिन जो कि मांग के नियम का एक अपवाद है, जिस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। अर्थात यहाँ हम देखेंगे गिफिन वस्तु के अंतर्गत कीमत में वृद्धि होने पर उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी मांग मात्रा है, वो उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने ये तीनों वस्तुएं देखी हैं। इसे अब हम रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ हमने 4 डायग्राम लिए हैं, और अगर इनको क्रम दें तो इसको अपन 1 नंबर रेखाचित्र डायग्राम कह सकते हैं। इसको 2 रखेंगे और इसको 3 रखेंगे और इसको 4 रखेंगे। जैसा कि इन चारों रेखाचित्र में, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार का PCC वक्र है, ये हॉरिजेंटल है, ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, और ये पीछे की ओर बैकवर्ड स्लोपिंग का है। ये चारों स्थिति है, बड़ी आसान सी स्थिति है। और इस प्रकार का नीचे की ओर गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का बना लेंगे तो इन इंडिफरेंस कर्वों को हम, इन जो बजट लाइन है उसको इस प्रकार से स्पर्श कराएंगे कि आगे आने वाला बिंदु नीचे की ओर गिरता हुआ हो, जिसके कारण ये PCC वक्र कैसा प्राप्त हो, मुझे ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप का हो। और यहाँ इंडिफरेंस कर्वों को इस प्रकार से रखेंगे कि ये जो लाइन हमें PCC वक्र की प्राप्त हो वो हॉरिजेंटल हो, इस अक्ष के समानांतर प्राप्त हो। और यहाँ हम इस प्रकार से रखेंगे कि ये ऊपर की ओर बढ़ती हो, पॉजिटिव स्लोप की हो, और ये पीछे की ओर स्थिति में हो। परंतु यहाँ देखें कि ये स्थिति इस प्रकार से कैसे प्राप्त होगी, और PCC वक्र की इन आकृतियों का मतलब क्या होगा, मीन क्या होगा, उनके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले चलते हैं पहले वीडियो पर, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, आपको यहाँ ठीक प्रकार से ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हम देखें इस डायग्राम में हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल अक्ष में, क्षैतिज अक्ष पर, अक्ष पर हम यहाँ हमने अक्ष वस्तु रखी है, और यहाँ हमने रखी है वाई वस्तु रखी है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये PL1 प्रारंभिक बजट लाइन है, प्रारंभिक कीमत रेखा है, और ये IC1 प्रारंभिक इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, जो कि एक दूसरे को यहाँ Q बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। यानी उपभोक्ता यहाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, सामयिक की स्थिति में है, और यहाँ अक्ष वस्तु की OM1 मात्रा और वाई वस्तु की ON1 मात्रा का प्रयोग कर रहा है। अब जैसा कि ये इंडिफरेंस कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, IC1, IC2, IC3, IC4, ये उपभोक्ता के अधिमान क्रम को दर्शा रहे हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस को दर्शा रहे हैं, जो कि उपभोक्ता के अधिमान और रुचि के दिए हुए होने पर हमने इनका निरूपण किया। परंतु यहाँ जब बजट लाइन ये PL1 की स्थिति में होती है,
तब इन आर और एस और इन टी बिंदुओं को अपन नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये इसके बजट सीमा से बाहर के बिंदु है, जिनके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में विस्तार से चर्चा की है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे वो अवश्य उनको देखें। अब हम बात करें कि उपभोक्ता की अक्ष वस्तु, यहाँ अक्ष वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अक्ष वस्तु की जो प्राइस में कमी हो जाएगी तो ये जो पी एल जो बजट लाइन है वो PL1 से कौन सी स्थिति में आ जाएगी, PL2 स्थिति में आ जाएगी। यानी अब ये रेखा न होकर, लाइन न होकर कौन सी लाइन हो जाएगी, PL2 लाइन हो जाएगी। और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी। जब अक्ष वस्तु की कीमत की में कमी होगी तो ये आगे की तरफ, और वृद्धि होगी तो ये इस मूल बिंदु की तरफ, O पॉइंट की तरफ विवर्तित होगी। अब यहाँ हम देखें कि उपभोक्ता इस Q बिंदु पर अब संतुलन में नहीं होगा, साम्य में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साम्य की दोनों शर्तें भी पूरी नहीं होती। और साथ ही साथ ये Q पॉइंट है वो अब इस बजट लाइन PL2 के बीच में स्थित है, Q मध्य में स्थित है, यानी इस बजट क्षेत्र के अंतर स्थित है। तो यहाँ दोनों वस्तुओं की कम मात्रा का प्रयोग कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ बजट जो लिमिटेशन है या आय का संपूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि हमने यहाँ जैसा कि देखा है उपभोक्ता को रेशनल माना है, विवेकशील माना है, और एक विवेकशील जो उपभोक्ता है वो अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है। इसलिए उपभोक्ता ऊंचाई पर स्थित ये IC2 डिफरेंस कर्व है, जिसके R पॉइंट पर यहाँ साम्य की स्थिति में होगा, और यहाँ अक्ष वस्तु की मात्रा OM1 से बढ़ाकर OM2 का प्रयोग करेगा। यहाँ वस्तु अक्ष की कीमत में और अधिक कमी होने पर ये बजट लाइन PL2 से कौन सी स्थिति में आ जाएगी, PL3, और उपभोक्ता और अधिक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व IC3 के S बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। और फिर भी और भी कीमत में कमी होगी तो ये बजट लाइन है वो PL4 स्थिति में आ जाएगा, और उपभोक्ता T बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा। इस प्रकार हम इन बिंदुओं को Q, R, S, T को मिलाएंगे तो हमें ये PCC प्राप्त होगा, जिसको हमने बोला है कीमत उपभोग वक्र। तो यहाँ इस PCC को आप देख रहे हो तो ये नेगेटिव स्लोप का है, और यहाँ इस नेगेटिव स्लोप के अंतर्गत यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेगेटिव स्लोप की स्थिति में ये अक्ष वस्तु कैसी होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बजट लाइन बार बार विवर्तित हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अक्ष वस्तु की प्राइस के कारण। और अक्ष वस्तु की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, जबकि इसके कारण इसकी जो क्वांटिटी है उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसलिए यहाँ वस्तु की कीमत और इसकी क्वांटिटी में अपोजिट संबंध है, विलोम संबंध है। इसका मतलब ये वस्तु कौन सी होगी, नॉर्मल गुड्स होगी, सामान्य वस्तु होगी, क्योंकि सामान्य वस्तु की स्थिति में क्या होगी, कीमत में कमी होने के स्थिति में उसकी क्वांटिटी, वस्तु की मांग मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ हम देखें कि वाई वस्तु की जो मात्रा देख रहे हैं उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए यहाँ इसको हीन वस्तु मान सकते हैं, जबकि यहाँ एक्स वस्तु कौन सी होगी, सामान्य वस्तु होगी। ठीक इसी प्रकार हम ये डायग्राम नंबर 2 में देखें तो यहाँ हमें जो PCC वक्र प्राप्त हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्राप्त हो रहा है। यहाँ ये Q, R, S बिंदु आप समझ गए होंगे कि अक्ष वस्तु की कीमत में, प्राइस में कमी होने के कारण ये बजट लाइन है वो PL1 से PL2 की स्थिति में, PL2 से PL3 की स्थिति में प्राप्त होती है, और इन बिंदुओं को मिलाने पर यहाँ हमें ये PCC प्राप्त होता है। एक बात यहाँ और ये नोट कर लेनी है आपको कि यहाँ PCC, यहाँ x वस्तु की OX मात्रा, फिर OX1 मात्रा, फिर ये OX2 मात्रा, यानी कीमत में कमी के कारण यहाँ मांग मात्रा में जो इसकी क्वांटिटी है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ ये अक्ष वस्तु कौन सी होगी, नॉर्मल गुड्स होगी, सामान्य वस्तु, जिसको श्रेष्ठ वस्तु भी कह सकते हैं। यहाँ हम देखें कि ये जो कीमत में कमी के फलस्वरूप जो ये क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, M1 से M2 बढ़ी है, या ये Q से R बिंदु पर आ रहा है, यही क्या होता है, प्राइस इफेक्ट होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, कीमत प्रभाव कहेंगे। अब यहाँ आपको ये डायग्राम नंबर 3 के बारे में, आपको यहाँ वस्तुओं की प्रकृति के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ये आपको बताना है। फिर अब हम चलते हैं चौथे डायग्राम में, जिसमें आपको PCC जो ये वक्र दिखाई दे रहा है वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ है। यहाँ पहले ये साम्य की इक्विलिब्रियम की स्थिति में Q पॉइंट पर है, जहाँ वो अक्ष वस्तु की OX मात्रा का प्रयोग कर रहा है। कीमत में कमी होने के कारण ये बजट लाइन है वो PL1 से PL2 स्थिति में आ जाती है, और उपभोक्ता अधिक ऊंचे
जो इंडिफरेंस कर्व है उसके आर बिंदु पर साम्य की स्थिति में होता है और वहाँ ये एक्स वस्तु की OX1 मात्रा का प्रयोग करता है। और अधिक कमी होने पर कीमत में ये जो बजट लाइन है वो PL2 से PL3 स्थिति में आ जाता है और ये एस यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कीमत में कमी के फलस्वरूप इसकी जो क्वांटिटी है, डिमांड मात्रा है, उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए यहाँ कीमत में कमी और इसकी क्वांटिटी में भी कमी, मांग मात्रा में भी कमी, इसलिए यहाँ मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड क्रियाशील नहीं होता। इसलिए यहाँ ये एक्स वस्तु कौन सी होगी, गिफिन वस्तु होगी। तो गिफिन वस्तु का आप डायग्राम बनाओ तो समय ये ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से कीमत रेखा को स्पर्श कराओ कि ये क्यू बिंदु से पीछे की ओर स्थित हो, जैसे ये आपको यहाँ डायग्राम के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप इनको समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आपको प्रश्न इनकी आकृतियों के अनुसार पूछा जा सकता है। परंतु एक बात यहाँ और है कि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पीसीसी ये है वो लगातार नीचे की ओर गिरता हो, ओरिजेंटल हो, या ऊपर की ओर बढ़ता हो, या फिर पीछे की ओर। अलग अलग कीमतों के स्तर पर ये कई बार ये नीचे की ओर गिरता होता है, कई बार हॉरिजॉन्टल होता है, कई बार ऊपर ओर बढ़ता हुआ होता है। लेकिन यहाँ हमने इनको अलग अलग डायग्राम में समझाया है और इनके आधार पर वस्तु की प्रकृति को जाना जा सकता है। यहाँ इस पीसीसी वक्र के द्वारा मांग की मूल्य लोच का भी पता लगाया जा सकता है। वैसे तो इसके बारे में हम आगे आने वाली जो वीडियो है उनमें हम जब लोच की इलास्टिसिटी के बारे में जब चर्चा करेंगे वहाँ हम इसको विस्तार से देखेंगे। परंतु यहाँ मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी समझूंगा कि इस पीसीसी वक्र के द्वारा लोच का निर्धारण किस प्रकार से होता है। उसके लिए मैं एक डायग्राम लेता हूँ। यहाँ मैं इस पहले डायग्राम को ले लेता हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमने अक्ष वस्तु को रखा है और यहाँ वही वस्तु के स्थान पर हम यहाँ रखते हैं उपभोक्ता की आय को, मनी को, मुद्रा को, या इसकी आय को रखते हैं, मौद्रिक आय को रखते हैं। और वो मौद्रिक आय कितनी है, OP है, ठीक है। और ये प्रारंभिक जो बजट लाइन है PL1 और यहाँ Q पर बिंदु पर साम्य पर है और उपभोक्ता यहाँ OM1 मात्रा अक्ष का प्रयोग कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि इस OM मात्रा के लिए उपभोक्ता इस टोटल आय का, OP आय का ये PN1 भाग खर्च करता है, प्रयोग करता है, व्यय करता है इस पर। यहाँ ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि ये ऊपर वाला भाग इस वस्तु पर होगा, जबकि ये नीचे वाला भाग ON1 ये किसी दूसरी वस्तु यानी Y वस्तु पर मान लें, यहाँ दो वस्तु X और Y लें तो Y वस्तु पर खर्च कितना कर रहा है ON1 और X वस्तु पर कितना खर्च कर रहा है PN1। अब यहाँ कीमत में, X वस्तु की कीमत में प्राइस में कमी होने के फलस्वरूप यहाँ ये बजट लाइन कौन सी स्थिति में आ गई, PL2 स्थिति में आ गई। तो ऐसी स्थिति में ये R बिंदु पर साम्य की स्थिति में है और अब यहाँ वस्तु की OM2 मात्रा का प्रयोग कर रहा है और इसके लिए पहले की अपेक्षा जहाँ ये PN1 मात्रा इनकम की यहाँ खर्च कर रहा था वो अब बढ़कर कितनी हो गई PN2। और यहाँ हम Y वस्तु की बताएं तो Y वस्तु पर ये पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया। और अक्ष वस्तु का यहाँ इनकम का हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार और अगर कीमत में कमी होती है तो ये बजट लाइन यहाँ आगे की स्थिति में PL3 में आ जाता है और यहाँ वस्तु की कितनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है, OM3 मात्रा का प्रयोग कर रहा है और यहाँ इस पर किए जाने वाला व्यय का हिस्सा बढ़कर कितना हो जाता है, PN3 हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसके द्वारा लोच का निर्धारण किया जाता है। तो वो लोच का निर्धारण यहाँ कैसे किया जाएगा, उसके अंतर्गत अपन देखें मार्शल की व्यय लोच विधि। और मार्शल ने व्यय लोच विधि में 3 स्थितियों के आधार पर लोच का निर्धारण किया है। तो वो 3 स्थितियाँ हैं। 1 नंबर स्थिति कि यदि कीमत में वृद्धि हो तो इस पर, जैसे अक्ष वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो अक्ष पर किए जाने वाले व्यय में जो इनकम का हिस्सा है, इस पर जो खर्च किया जा रहा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। या कीमत में कमी के कारण इस पर किए जाने वाले इनकम का हिस्सा है वे वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो लोच होगी ग्रेटर देन 1 यानी लोचदार होगी। और दूसरी स्थिति हम देखें कि ये कीमत बढ़े या घटे, इस पर किए जाने वाला जो व्यय है, जो इनकम का हिस्सा है वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसी स्थिति में ये लोच 1 के बराबर होगी यानी इकाई लोचदार होगी। और तीसरी स्थिति हम देखें कि ये कीमत बढ़े या घटे। कीमत बढ़े तो ये इस पर किए जाने वाला इनकम का हिस्सा
वे है भाग है वो बढ़ जाएगा और ये कम होने पर ये घट जाएगा। तो यहाँ ये स्थिति होगी लेस देन 1 यानी बेलोस्तार की स्थिति होगी। जैसा कि इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि कीमत में अक्स वस्तु की कीमत में क्या हुई है, कमी हुई है, जिसके कारण ये बजट लाइन है वो आगे की तरफ चली गई है। और इस पर किए जाने वाले वे में जैसे पहले PN1 था, फिर PN2 हो गया, फिर PN3 हो गया, फिर PN4 हो गया, यानी वृद्धि हो रही है, कीमत में कमी हो रही है और इस पर किए जाने वाला इनकम के हिस्से में वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो लोच होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 यानी लोचदार होगी। तो इस प्रकार आप यहाँ ये दूसरी की स्थिति के बारे में आपको बताना है, तीसरी की स्थिति में बताना है। तो इनको आप कमेंट बॉक्स पर इनका जवाब देना है। इसको आपको एग्ज़ाम के अंतर्गत इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है, इसको भाषा इस प्रकार से बदल सकता है कि उपभोक्ता की आय दी हुई है और वो अपनी आय को 2 वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। यहाँ अक्स वस्तु की प्राइस में कमी होने पर वाई वस्तु की पर जो किए जाने वाला आय का हिस्सा है, वाई वस्तु पर जो खर्च किया जाता है, इनकम का भाग है, उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, कमी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मांग की मूल्य लोच अक्स वस्तु की क्या होगी। तो हम यहाँ देखें कि अक्स वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उसके फलस्वरूप यहाँ वाई वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी ON1 से ON2 हो गया, फिर ON2 से ON3 हो गया, ON4 हो गया। और इसका उल्टा देखें तो यहाँ अक्स की पर किए जाने वाले व्यय में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से समझें, मान लें कि ये 2 वस्तुओं पर खर्च किया जा रहा है, वो टोटल आय उपभोक्ता की 1000 रुपये है और अक्स पर मान लें वो 500 रुपये खर्च कर रहा है और इस पर भी 500 कर रहा है। अब अक्स वस्तु की प्राइस में क्या हो गई, कमी हो गई। प्राइस में कमी होने के फलस्वरूप वाई वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में क्या हो गई, कमी हो गई। तो निश्चित रूप से ये 400 हुआ तो ये अक्स पर कितना होगा, 600 होगा, तो ये टोटल 1000 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप इस पर किए जाने वाले व्यय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ लोच होगी ग्रेटर देन 1 यानी लोचदार होगी। तो इस प्रकार यह आप इसका जवाब बनेगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, साथ साथ नोट आउट कर लीजिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। उपभोक्ता की आय दी हुई है, 2 वस्तुओं अक्स व वाई पर वो अपनी आय को खर्च कर रहा है। अक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप वाई वस्तु पर किए जाने वाले आय के हिस्से या खर्च में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अक्स वस्तु की मांग की मूल्य लोच क्या होगी, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है। यहाँ एक प्रश्न और इस प्रकार से बनता है, जो प्रतिलोच है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, उस पर भी प्रश्न बनता है, जिसको अपन देखेंगे यहाँ। तो उसमें ये 3 प्रकार से बन सकता है। एक तो ये जो क्रॉस प्रतिलोच है धनात्मक हो उसकी स्थिति में, या प्रतिलोच जो है क्रॉस वो ऋणात्मक हो, या फिर ये शून्य हो। अब ये प्रतिलोच क्या होती है उसको अपन एक सूत्र के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी लें, उसके आगे आने वाले वीडियो जो लोच पर अपन चर्चा करेंगे वहाँ इसको विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि वस्तु किसी दूसरी हो, जैसे यहाँ अक्स वस्तु की डिमांड मांग मात्रा ले लेते हैं, उसमें जो परसेंटेज परिवर्तन हो, प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन हो, और कीमत किसकी लें, वाई वस्तु की कीमत ले लें कि कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ या फिर यहाँ अक्स वस्तु की प्राइस ले लें और जो मात्रा लें, क्वांटिटी लें, वो कौन सी की ले लें, वाई वस्तु की ले लें, यानी दोनों विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में हम देखें 3 कंडीशन बताई है। एक तो शून्य लोच, यहाँ हम देखें जैसे कि वाई अक्स वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और वाई वस्तु की जो मात्रा है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। यानी यहाँ अक्स वस्तु की तो मात्रा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ प्रतिलोच के आधार पर देखें कीमत तो किसकी लें, अक्स की, और क्वांटिटी मात्रा किसकी लें, वाई की लें। तो वाई वस्तु की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है, जो परसेंटेज परिवर्तन है वो शून्य है, लेकिन कीमत में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ लोच जो है वो क्या होगी, शून्य होगी, प्रतिलोच क्या होगी, शून्य होगी। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वस्तुएं क्या होगी, एक दूसरे से संबंधित नहीं होगी, रिलेटिव नहीं होगी। यानी
इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। अक्स वस्तु और वाई वस्तु का आपस में किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। फिर बात करें धनात्मक की, तो धनात्मक में यहाँ देखिए आप इस डायग्राम में हम देखें कि अक्स वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अक्स वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई वस्तु पर जो पहले कितनी मात्रा थी, ON1 थी, और फिर कम होकर ON2 हो गई, ON3 हो गई। तो कहने का मतलब अक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, इसके फलस्वरूप वाई वस्तु की जो क्वांटिटी है उसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे जो प्रतिलोच होगी वो कैसी है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, दोनों एक दिशा में है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और इसकी ऐसी स्थिति में ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की क्या होंगी, सब्स्टिट्यूट होगी, प्रतिस्थापक होगी, स्थानापन्न होगी। जैसे हम चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लें, अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से चाय की तो डिमांड घटेगी, लेकिन जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी चाय की कीमत का कॉफ़ी की डिमांड जो क्वांटिटी उस पर क्या प्रभाव पड़ा कि चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी इन दोनों के आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ प्रतिलोच कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होगी इसका मतलब दोनों वस्तुएं कैसी होगी, स्थानापन्न होगी। फिर अपन देखें पूरक वस्तु, तो पूरक वस्तु की स्थिति में क्या होगा, यहाँ जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि अक्स वस्तु की कीमत में तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए ये बजट लाइन आगे जा रही है। फलस्वरूप यहाँ वाई वस्तु की क्वांटिटी में धीरे धीरे क्या हो रही है, मात्रा में वृद्धि हो रही है, अक्स की में भी हो रही है। जो पूरक वस्तु होती है वो क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में प्रयोग कर रही है। जैसे 2 अनुपात में प्रयोग 1 में हो रहे हैं तो आगे भी उनका अनुपात कैसा रहेगा, 2:1 ही रहेगा। अगर 1:1 में प्रयोग कर रहे हैं तो आगे भी 1:1 में प्रयोग होगा, है ना। तो वो पूरक वस्तु होगी। जैसे चाय, जैसे आप साई और पेन ले सकते हो, पेट्रोल और कार ले सकते हो। तो यहाँ इसका जो पूरक वस्तु है उसका जो प्रतिलोच होगी वो नेगेटिव होगी। कैसे, जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, पेट्रोल की कीमत है, प्राइस है वो घट जाएगी, तो इससे कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इन दोनों की, इसकी तो प्राइस और कार की डिमांड में कैसा संबंध है, विलोम अपोजिट संबंध है। यानी इनमें जो प्रतिलोच है वो कैसी है, ऋणात्मक है। तो लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा अगर प्रतिलोच ऋणात्मक, इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुओं एक दूसरे की क्या होगी, पूरक होगी। कई बार ये आय प्रभाव प्रबल होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले ये Q बिंदु पर साम्य में है और यहाँ ये इतनी मात्रा और अक्स की OX मात्रा। अब अक्स वस्तु की प्राइस में कमी हुई इसलिए ये PL2 बजट लाइन आ गया और ये R बिंदु पर, यानी अक्स वस्तु की तो क्वांटिटी यानी डिमांड मात्रा में इसमें कमी हो रही है, लेकिन वाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जबकि मैंने कहा, आपको बताया कि अगर पूरक वस्तु होती है तो एक निश्चित अनुपात में दोनों ही का ही बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे कार को चलाना है तो निश्चित रूप से पेट्रोल उसमें बार बार डलाना पड़ेगा। तो यहाँ और अधिक कीमत में कमी होने पर यहाँ अक्स वस्तु की तो मात्रा में, क्वांटिटी में कमी हो रही है, लेकिन वाई की बढ़ रही है। अब यहाँ हम देखेंगे ये स्थिति कैसे हुई, यहाँ आय प्रभाव क्या है, प्रबल है, जिसके कारण यहाँ अक्स वस्तु की क्वांटिटी जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ने की अपेक्षा क्या हो गई, घट गई, जिसको आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जहाँ अपन गिफिन वस्तु को परिभाषित करेंगे। फिलहाल आप ये देखने का प्रयास कीजिए, हमेशा प्रतिलोच ऋणात्मक है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरक है ना। कई बार ये आय प्रभाव अधिक प्रबल होने की स्थिति में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार ये आपसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम बात करें मांग वक्र की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व है। तो आपको ये रेखा चित्र देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत मैंने सामान्य नॉर्मल गुड्स का ये डिमांड कर्व लिया है, जो कि ये ऋणात्मक ढाल का हमें प्राप्त हुआ है। ऊपर वाले जो भाग एम है उसमें हमने देखा यहाँ अक्स वस्तु की मात्रा ली है, क्वांटिटी ली है, और यहाँ आय ली है। यहाँ कीमत ली है अक्स वस्तु की और यहाँ उसकी ये मात्रा ली है, ठीक है। तो यहाँ हम इस डिमांड कर्व का डेरिवेशन करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ, तो देखें ऊपर वाले में कि ये जो प्रारंभिक बजट लाइन है PL1 और
ये बजट लाइन हमें कैसे प्राप्त हुई, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है कि उपभोक्ता की आय, इनकम और दोनों वस्तुओं की प्राइस दी होने पर इसका हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये उपभोक्ता इस Q1 बिंदु पर साम्य में है और ये इतनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है, इसको OX मात्रा ले सकते हैं। और अगर नीचे वाले वीडियो में इसको लें तो इस मात्रा को हम इस प्रकार से दर्शाएं कि ये डॉट डॉट यहाँ लें तो ये इसको मैंने OA द्वारा दर्शाया और ये प्राइस यहाँ 15। ये कैसे आई है, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M/X या OA मात्रा ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कीमत कैसे आई कि यहाँ ये आय दर्शाई हुई है और इसको यहाँ डॉट डॉट लें तो मैंने अभी बताया कि ये ऊपर वाला भाग इस वस्तु पर खर्च होगा जिसको हम दर्शा रहे हैं X वस्तु, और ये नीचे वाला भाग किस पर, कौन सी वस्तु का होगा, जो दूसरी वस्तु है Y वस्तु। अब हम यहाँ देखें, जैसे पार्ले जी है उसकी कीमत 5 रुपये और 10 पार्ले जी अपन खरीद रहे हैं तो उस पर कितना खर्च किया जा रहा है, 100 रुपये। अब आपसे पूछे कि 10 पार्ले जी 100 रुपये में ख़रीदे तो इसकी प्राइस कितनी हुई, तो 100 रुपये है और कितने खरीदे हमने, 10 खरीदे और कितने आएंगे, 5। तो ये इस पर किए जाने वाला खर्च यानी ये वाला हिस्सा और उसमें इसकी क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो निश्चित रूप से ये प्राइस ये हमें इस प्रकार ये 15 प्राप्त होगी। यानी ये यहाँ वाला भाग अगर डॉट डॉट ये लेंगे तो ये लगभग 115 होगा और उसमें ये 7 का भाग देंगे, लगभग ये 15 का मान आ जाएगा। यहाँ हम देखें कि कीमत में और कमी होगी तो इसको कीमत में कमी करेंगे तो ये 15 से 10 ले लिया यहाँ, और कीमत में कमी होने के फलस्वरूप ये बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, X वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण ये BL2 स्थिति में आ जाएगी और अधिक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाएगा IC2 पर, और यहाँ Q2 बिंदु पर ये साम्य की स्थिति में, और ये डॉट डॉट अपन नीचे लेंगे और इस कीमत और इस मात्रा के संयोग बिंदु को हम L से और ऊपर वाले को K के, और अधिक कीमत में कमी होगी तो ये और आगे बजट लाइन और ये नीचे इसको संयोग बिंदु को S बिंदु से, और इस प्रकार इसको हम मिलाएंगे तो हमें ये डिमांड कर्व प्राप्त होगा जो कि नेगेटिव स्लोप का है और ये सामान्य वस्तु का होगा। दोस्तों आपके लिए एक ये प्रश्न आपके लिए है और वो है कि आपको इस गिफिन वस्तु का डिमांड कर्व बनाना है और ये बताना है कि ये डिमांड कर्व किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये इसका स्लोप कैसा होगा। यहाँ इस नीचे ले लेना, आप यहाँ कीमत ले लेना, यहाँ वस्तु की मात्रा ले लेना और आपको ये कमेंट बॉक्स में बनाकर जवाब देना है कि इसका जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ICC वक्र पर और ये आगे इसमें हम कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में भी विभक्त करेंगे। आप सभी से अपील कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है उसको कमेंट के द्वारा बताइए आप, और इसमें और अधिक सुधार करने का और प्रयास किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।